बैक इन एसी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का एक लेसन लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ यूनिट्स मेजरमेंट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग अब केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या थे? जब साइंटिस्ट लोग अपना डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करते थे, तरह तरह के रिएक्शन कराते थे और उसमें कुछ रिजल्ट मिलते थे, तो उनके आधार पर कुछ रूल्स को जनरलाइज किया उन लोगों ने, और उसमें कई साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से जनरलाइज किए और कुछ ऐसे कॉमन रूल हम लोगों को प्रोवाइड किए जो रूल लगभग सारे रिएक्शंस में फॉलो होते हैं। अधिकांश रिएक्शंस में ये रूल चलेंगे और इसलिए इनको केमिकल कॉम्बिनेशन का बेसिक रूल मानते हैं। तो इसमें 5 रूल हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग उसका देखते हैं, डिफिनीशन लिखते चलेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल को समझते चलेंगे। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ लेवोजियर के द्वारा दिया गया था 1786 में। ये रूल हमको बताता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये थ्योरी बताता है हमको कि कोई भी, बेसिकली हम लोग यहाँ फिजिकल चेंज भी है लेकिन हम लोग बात करेंगे मेनली केमिकल चेंज से रिलेटेड। तो कोई भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनका टोटल मास विदाउट कंसिडरिंग देयर फिजिकल स्टेट्स, वी हैव टू कंसिडर द टोटल मास और टोटल वेट भी कहते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट में बाइफर्केट नहीं करेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे। मास भी बोल सकते हैं आप, वेट भी बोल सकते हैं, दोनों अंडरस्टूड है, दोनों चलते हैं। वैसे फिजिक्स में मास अलग हो जाता है, वेट अलग हो जाता है। यहाँ पर वेट की बात जब करेंगे केमिस्ट्री में तो वेट मीन्स मास ही हम लोग लेंगे। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या उनको हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास या टोटल वेट उनके प्रोडक्ट के टोटल मास या टोटल वेट के बराबर होता है। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट उसका चाहे जिस फिजिकल स्टेट में हो, रिएक्टेंट्स उसके जिस फिजिकल स्टेट में हो, लेकिन उनका टोटल मास जो होगा वो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर रिएक्शन होता है तो आप लिखते हैं कि C+O2 = CO2। अगर मास के हिसाब से देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहे तो उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? तो 2 × 16 यानी 32 ग्राम। और जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होगा और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास जो होगा वो आपको 12 + 32 यानी 44 ग्राम ही होगा। इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना है उसके प्रोडक्ट का मास होगा। ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर, इसमें एक चीज है, केमिकल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों का जो फंडामेंटल रूल है यही देखेंगे। वैसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन बाद में क्या किया गया कि जब आइंस्टीन थ्योरी आई तो आइंस्टीन ने E = mc² कहा था, और उस रूल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं उस रूल के अनुसार। जबकि फैक्ट में ऐसा नहीं होता है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर लें। मास से एनर्जी आप न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन एनर्जी से मास बनाना अभी नहीं हुआ है।
तो लेकिन उस रूल के अनुसार, उस इक्वेशन के अनुसार हम लोग एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये देखा गया कि जब कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें भी कुछ एनर्जी का चेंज होता है, और एनर्जी का चेंज होगा तो उसके अनुसार कुछ ना कुछ मास में चेंज होना चाहिए, और मास में चेंज होना चाहिए तो उस कंडीशन में आपका ये मास इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी का चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, तो ये एनर्जी का चेंज C के वैल्यू के, हमको C स्क्वायर देखना है, इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, तो C स्क्वायर के वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉलर होता है, इग्नोरेबल होता है, इसलिए हमको उसके मास में कोई खास चेंज दिखाई नहीं देता। लेकिन एब्सोल्युटली कुछ न कुछ चेंज होता है। तो बाद में कुछ लोगों ने इसको मॉडिफाई भी किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, कि टोटल मास and energy of the reactants is equal to the total mass and energy of the products। लेकिन हम लोग एनर्जी को नहीं लेंगे यहाँ पर, मास से ही चलेंगे, क्योंकि एनर्जी का जो चेंज होता है वहाँ पर वो C के स्पीड के रिस्पेक्ट में या कन्वर्जन ऑफ मास और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो C रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्क्वायर के वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो बहुत ही स्मॉलर और इसलिए निग्लिजिबल हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ पर। तो सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये आपको प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था 1799 में। इसमें आप देख रहे हैं, इसके मीनिंग से क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी इस रिएक्शन में कुछ कंपाउंड्स के रिएक्शन के फिक्स होने की बात कही जा रही है। स्टेटमेंट में इसका होता है कि द सेम प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास और वेट। वेट या मास दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को हम लें और उसको चाहे किसी भी सोर्स से लें, इससे कोई मतलब नहीं है, वो कंपाउंड अगर प्योर फॉर्म में हम ले रहे हैं तो प्योर फॉर्म में जो भी कंपाउंड होगा तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे जिससे वो बना हुआ है तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट या डिफिनिट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए H2O है वाटर, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास होता है, तो H2 का मतलब 1 × 2 यानी 2 यूनिट हुआ। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 यूनिट हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के 16 ग्राम एटम से अगर चाहे 16 यूनिट एटम से कंबाइन करेगा तो उसका सिंपल रेशियो हो गया 1:8। तो अगर आप वाटर को कहीं से भी प्राप्त करें, प्यूरिफाई करें, अगर वाटर प्योर है तो उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग प्राप्त करें तो उसमें हम ऐसा देखेंगे कि जितना हाइड्रोजन होगा उसका 8 टाइम्स ऑक्सीजन होगा, यानी मास का रेशियो 1:8 ही हमेशा रहेगा। उसी तरीके से किसी भी कंपाउंड के साथ होता है। तो इसके अनुसार ये कोई भी कंपाउंड अगर प्योर फॉर्म में है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मास के हिसाब से रेशियो सेम होता है, वो चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया। अब इसके बाद थर्ड लॉ है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लॉ आपको डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। ये लॉ कहता है कि अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन कुछ मल्टीपल होने की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये रूल बताता है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट मिल करके कंबाइन करके केमिकली आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस केस में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके डिफरेंट मास कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ। मीन्स 2 अगर एलिमेंट कंबाइन करके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और वो दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास के साथ कंबाइन करेगा तब बनेगा। मास चेंज होगा वहाँ पर, एलिमेंट सेम लेकिन मास चेंज। और वैसे केस में जो डिफरेंट
अमाउंट में लेने वाले मास होते हैं तो उन मास का रेशियो आपस में सिंपल रेशियो के रूप में होता है या सिंपल मल्टीपल के रूप में होता है। तो इसको हम स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compounds, the weights of one of the elements which combine with a constant weight of the other bear a simple ratio to one another। आपस में उनका रेशियो सिंपल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो ये बन गया हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जगह कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से इनसफिशिएंट अमाउंट है तो उस कंडीशन में बन जा रहा है 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कार्बन इसमें जो CO2 में है और यहाँ CO में है, तो अगर हम लोग इसमें देखें कार्बन और ऑक्सीजन इन CO2 C/O कितना होगा, तो कार्बन एक है तो एक कार्बन का मतलब 12 ग्राम, तो 12 हो गया इस 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 यानी 32 हो गया, ये 32 होगा। और इसको और सिंपल रेशियो में लेना चाहते हैं तो कटा देंगे तो हो जाएगा 3:8। उसी तरीके से इन CO, अब CO में हम देखते हैं तो क्या मिलता है कि C/O इक्वल टू कार्बन का हो जाता है 12 और इसका हो जाता है 16। सिंपल रेशियो हो जाएगा 3:4। तो यहाँ हम दोनों रेशियो को अगर देखते हैं तो इसमें मिलता है कि इसमें भी 3 है कार्बन और इसमें भी कार्बन 3 है। ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया है तो 8 और 1 में हो गया है 4। तो ये 8 और 4 जो हैं ये बिल्कुल एक सिंपल रेशियो होगा 1, 2:1 आ गया, यानी 4 का मल्टीपल हो गया आपका 8। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है। अब इसके बाद ये इस रूल में भी थोड़ा सा चेंज हुआ, बाद में जब आइसोटोप की खोज हुई तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया, लेकिन ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में जनरल हम लोग आइसोटोप की कोई बात नहीं करते हैं, वो स्पेशल केसेस भी होते हैं, तो इसलिए ये रूल भी जनरली लागू होता है। अब इसके बाद फोर्थ रूल कहता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये रिचर्ड के द्वारा दिया गया था 1792 में। ये कहता है इसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, थर्ड लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लॉ कहता है कि व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with a definite weight of another element, यानी एक एलिमेंट फिक्स रहेगा, उसका वेट फिक्स रहेगा या मास फिक्स रहेगा, और 2 अलग अलग एलिमेंट अगर उस फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ एक एलिमेंट और उसका मास कांस्टेंट है और उसके साथ जो कंबाइन करने वाले अदर एलिमेंट हैं तो 2 अलग एलिमेंट हैं या 3 अलग एलिमेंट हो सकते हैं, तो 2 एलिमेंट डिफरेंट हैं और वो कंबाइन करके अपना कुछ कंपाउंड बना रहे हैं। तो इन अ डेफिनेट वेट ऑफ अनदर एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो, वो रेशियो जिसमें ऐसे रिएक्शन होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, विल बी द सेम or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other, यानी जो डिफरेंट मास है एक फिक्स मास के साथ जो बनाते हैं जिस रेशियो में कंबाइन करके, तो अगर वो दोनों सेपरेट जो हैं, जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर वो आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका एक या तो सेम रेशियो होगा और नहीं तो कुछ सिंपल मल्टीपल के रूप में रेशियो होगा। तो ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसमें क्या था मल्टीपल प्रोपोर्शन में
कि दोनों एलिमेंट सेम थे, केवल उसका मास डिफर कर रहा था। इसमें कह रहा है कि जब एक एलिमेंट फिक्स हो और उसके साथ दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के अपना कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनका जो रेशियो होता है, अगर वो दोनों आपस में मिल करके बनाएं तो उस कंडीशन में उनका भी रेशियो या तो सेम होगा और नहीं तो सिंपल मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है, तो ए के साथ भी सी रिएक्शन करता है कुछ मास के साथ, बी भी सी के साथ रिएक्शन करता है, उसका भी कुछ रेशियो फिक्स है। सी का मास फिक्स है, तो सी का मास फिक्स है, तो उसके साथ जितना अमाउंट ए करता है और जितना अमाउंट बी करता है, अगर ए और बी को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो ये ए और बी जो पहले रेशियो था या तो वही होगा और नहीं तो ए और बी का कोई सिंपल मल्टीपल वाला रेशियो होगा, यानी एक का मल्टीपल होगा दूसरे का मास। अब जो उसमें हल्का हो उसका मास मेनी टाइम्स मोर देन वन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका सेकंड मिलेगा। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ये अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल में कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 × 2 तो 32 हो गया, यानी 12 × 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2H2 + O2 ले रहे हैं, आप इसको कटा करके सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के रिएक्ट करेंगे तो 2H2 + O2 = 2H2, बैलेंस्ड इक्वेशन का हमने यूज किया है। तो अब H2O में आप देखेंगे कि H और O का जो रेशियो है, तो हाइड्रोजन का एक यूनिट होता है 2 है, तो 2 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 हुआ। अब हम दोनों का इक्वल मास करना चाहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यानी चाहे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों में एक कांस्टेंट एलिमेंट है। तो इन दोनों का मास पहले इक्वल कीजिए, तो जैसे 2:16 है, अगर हम इसको यहाँ 32 है, इसको भी 32 करना चाहे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 32 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:32 हो गया, दोनों रेशियो सेम है। तो अब यहाँ पर जो 32 है और यहाँ भी जो 32 है, दोनों में ऑक्सीजन का कांस्टेंट रेशियो हो गया 32। अब वो कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके साथ कंबाइन किया, तो कार्बन में कंबाइन किया 12 यूनिट के साथ और हाइड्रोजन में कंबाइन किया ऑक्सीजन 4 यूनिट के साथ। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो ये भी रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्ट करेंगे तो नियम यही कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो हमारा 12:4 का ही होगा। कार्बन 12 पार्ट का, हाइड्रोजन 4 पार्ट का होगा। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें, यानी मीथेन गैस जब बनती है, CH4 जब बनता है, तो CH4 में जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे तो कार्बन का 12 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो 1 × 4 यानी 4, तो 12:4 का रेशियो यहाँ मिला। ये 12:4 था, यहाँ पे 12:4 मिला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यही बात रेसिप्रोकल का लॉ कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसके बाद फिफ्थ और लास्ट लॉ में हम लोग आते हैं, तो वो जनरल लॉ कहता है, वो है स्पेसिफिक गैसेज के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम से रिलेटेड होता है गैस के, और ये दिया गया था गे-लुसाक के द्वारा, और वो 1808 में दिया गया था। ये लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब गैसों का रिएक्शन कराया जाए और हर गैस के लिए अगर सिमिलर टेम्परेचर रखा जाए, सिमिलर प्रेशर रखा जाए, तो उस केस में व्हेनेवर गैसेज रिएक्ट टुगेदर, अगर वो आपस में गैसें रिएक्शन करेंगे तो द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स इफ गैसेज, यानी अगर दो गैसेज रिएक्शन कर रही है और उनके बाद कोई जो गैस बन रही है, वो तीसरी प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर वो तीसरा प्रोडक्ट भी गैस ही है, तो उस केस में जो रिएक्टेंट डिफरेंट गैसेज हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनका आपस में जो रेशियो होगा वो बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो,
वो पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शनल रेशियो नहीं होगा, बल्कि सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि H2 + Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रही है, ये दोनों गैस है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जब गैस बना रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन, और HCl बन रहा है 2 वॉल्यूम। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2, Cl2 एंड HCl कितना हुआ? तो 1:1:2। ये सिंपल होल नंबर्स हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि नाइट्रोजन है N2 + 3H2, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस बनाए। तो इसमें नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी और अमोनिया गैस थी, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। तो इनका सिंपल रेशियो देखें तो कितना होगा? ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो N2H2 और NH3 का सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:3:2। तो इस तरीके से जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पांचों लॉ है जो जनरली फॉलो होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके उनका डिफिनीशन और एग्जाम्पल देखें। अब एक और आपके बुक में दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते रहे हैं कि ये लैंडॉट एक्सपेरिमेंट। तो लैंडॉट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फेवर में ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। लैंडॉट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने 2 एच शेप का मतलब ये एक वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ऐसे में इंटरकनेक्टेड हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा एपरेटस दिया इस टाइप का, और इसमें एक पार्ट में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे पार्ट में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, और डाल करके इस पूरे एपरेटस का ये दोनों सब्सटेंस इंक्लूडिंग मास बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट के द्वारा, सेंसिटिव बैलेंस के द्वारा इसका एक्यूरेट मास उन्होंने ज्ञात कर लिया। अब फिर इसको उलट दिए। अभी तो ये दोनों सेपरेट सॉल्यूशन थे, लेकिन जब उलट दिए तो इस ट्यूब के माध्यम से दोनों आपस में मिक्सअप कर गए, और मिक्सअप करने से उन दोनों केमिकल्स के बीच में कुछ रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, दोनों जब रिएक्ट किए तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और सिल्वर क्लोराइड बना। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ गया, और सोडियम नाइट्रेट जो था वो एक्वस सॉल्यूशन में रह गया। कुछ नीचे बैठा हुआ सब्सटेंस दिखा उनको और कुछ सॉल्यूशन मिला। रिएक्शन कंप्लीट ऐसे हुआ। अब इसमें फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यानी जो नया सब्सटेंस बना, उस नए सब्सटेंस का फिर वैसे ही मास जब उन्होंने निकाला उसी बैलेंस के द्वारा, तो एग्जैक्टली उतना ही मास मिला जितना कि पहले मिला था बिफोर रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट के फॉर्म में जितना मास मिला था सेम उतना ही मास उनको प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो इस तरीके से वो सेटिस्फाइड हो गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बनाया गया है रूल लेवोजियर के द्वारा, तो वो रूल बेसिकली सही है। और इस तरीके से कभी कभी आपसे पूछा जाए कि लैंडॉट एक्सपेरिमेंट को लिखिए, तो उसमें बस आपको यह लिखना है कि लैंडॉट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एच शेप ट्यूब लिए और उसमें दोनों में NaCl और AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिए पहले सेपरेटली, फिर उनका मास मेजर किए और उसके बाद उनको उलट करके आपस में मिक्सअप करा दिए। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट देखा, नया सॉल्यूशन दिख रहा था, तो इसके बाद फिर उन्होंने उनका मास मेजर किया, तो उन्होंने पहले वाले मास के बराबर ही मास पाया। इस तरीके से वो सेटिस्फाइड हो गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात किए। अब इसके बाद ये आगे के वीडियो में हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ पर 2 टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके बाद की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज हम लोग इस 5 टॉपिक को ही समझे और इसी के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं बुक में। आप साइड बुक से बना रहे हो या फिर NCERT बुक से फॉलो करें, दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल सिंपल क्वेश्चन।
उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप बना लीजिए। इजी क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो डाटा दिया गया है सिंपल कैलकुलेशन करके देख लेना है कि किस लॉ से रिलेटेड है। तो आप इन पांचों कॉम्बिनेशन रूल को याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास की चर्चा करेंगे और उसके बाद मूल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे विस्तार से। तब तक अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल में आप नए हैं तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और चैनल से आप फायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।